हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी अपना 21 दिन का क्रैश कोर्स, जो कि आपका यूजीसी और एनटीए नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये जो कोर्स है ये आपका कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, यानी कि पेपर 2 जो आपका सीएस वाला है उसका है, ठीक है। अगर आप ये 21 दिन का कोर्स करते हो, अगर आप ये 21 दिन का कोर्स अच्छे से करते हो, डेली की क्लासेस लेते हो, उसको रिवाइज करते हो, तो मैं आपको आराम से कहती हूँ कि आराम से जो है आप 50+ क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जो है अपना जो आज का डे 1 है उसको स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई अब जो है आपका लास्ट का टाइम है, 30 डेज भी आपके पास नहीं है, तो इसके अंदर जो है मैं आपको कोई थ्योरी नहीं करवाने वाली, लेकिन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड और जो टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके बेस पे जो है मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सको। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कि वन लाइनर हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिससे ये है कि जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनसे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हाँ जी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, टीओसी है, डेटा स्ट्रक्चर, टीओसी, नेटवर्क, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ ही जो है आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब्जेक्ट्स पे आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो आप अच्छे खासे जो है मार्क्स अपने एग्जाम में ले सकते हो। ओके, और एक बात और, जो बच्चे टीजीटी बीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशली है कि वो भी इस 21 दिन के कोर्स को भी साथ के साथ कर लो, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डेटा स्ट्रक्चर में से विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और आप जो है इतना बड़ा क्वेश्चन देके कंफ्यूज हो जाओगे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टर्म्स, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीनियर में क्या आता है, नॉन लीनियर में क्या आता है, सब कुछ पता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन में घुमाता है कि आप वहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, डेटा, हाँ जी, डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अगर किसी को डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पता है तो वो आराम से जो है इसको पढ़ सकता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि इसके बेस पे कोई और भी क्वेश्चन आता है, किसी और तरीके से घुमा के पूछता है, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है जिसमें आप डेटा को स्टोर करवाते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज करवाते हो कंप्यूटर, सो दैट इट यूज एफिशिएंटली, ताकि जो है आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सको। तो बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट जो है डेफिनेशन है किसकी भी, डेटा स्ट्रक्चर की। आप डेटा स्ट्रक्चर में यही करते हो, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है, स्टोरेज करवाता है, ताकि आप उसको एफिशिएंटली असेस और मॉडिफाई कर सको। क्लियर है भाई? ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशल फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। दैट इज, जो मैंने अभी बोला कि डेटा को ऑर्गेनाइज करवाना, डेटा को स्टोर करवाना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके ट्रू हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हैं, तो आप जो है क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दो चीज़ों में श्योर हो कि भाई ये दो चीज़ तो होंगी होंगी, अगर आपको थर्ड में डाउट है तो आप जो है ऑप्शन के थ्रू भी जो है अपने आंसर को टिक कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ट्रू है तो ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट भी तो ट्रू है, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ठीक है, ओनली फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं, तो देखो कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही, बचा आपका डी ऑप्शन। थर्ड भी देख लो भाई, जनरल डेटा स्ट्रक्चर टाइप इंक्लूड एरे, फाइल, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप सबको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में आपका क्या आ जाता है, एरे आ जाता है, स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है, लिंक लिस्ट आ जाता है। तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे,
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और नॉन लीनियर में आपके ट्री और ग्राफ आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर की जनरल टाइप ही तो है। तो ये भी आपका क्या है भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो साथ के साथ जो है आप वीडियो को रोक के जो है अपना आंसर्स भी देख सकते हो कि भाई मैंने क्या आंसर दिया है, मैम का क्या आंसर है। तो एक तरीके से जो है आप अपना देख सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक कुछ तो प्रिपरेशन की ही होगी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम आ गया, अब रिवीजन का टाइम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि भाई मेरी प्रिपरेशन जो है वो कैसी हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकेंड क्वेश्चन, एलिमेंट्स आर असेस्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत इजी लगेगा। बोल रहा है एलिमेंट को आप असेस कर रहे हो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। जैसे सपोज ये एक आपके पास एरे है, ठीक है, आप इसमें जो एलिमेंट को जो स्टोर करवा रहे हो, जो असेस कर रहे हो, ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 5, मतलब एक सिक्वेंस में जो है आपने क्या किया, असेस किया एलिमेंट्स को। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू स्टोर ऑल एलिमेंट्स सिक्वेंसली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट को आप एक सीक्वेंस में ही स्टोर करवाओ। तो ये किसके अंदर होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, या ट्राइवल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, देखो बोल रहा है एक असेस करोगे आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो सारे के सारे जो हैं वो एक सिक्वेंशियल जो है में ही स्टोर हों। तो ये जो होता है आप लिंक लिस्ट के अंदर करवाते हो। लिंक लिस्ट में जो है आप असेस करते हो सिक्वेंशली, लेकिन जब स्टोर करवाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिक्वेंस में ही हो। और लिंक लिस्ट जो है वो आपका क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने आपको कहा कि डेटा स्ट्रक्चर की दो टाइप होती हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में आपका एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जो है आपका, लिंक लिस्ट के आप बोल सकते हो, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई बी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, ट्री एंड ग्राफ आर एग्जाम्पल ऑफ। ट्री और ग्राफ जो है वो किसकी एग्जाम्पल हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर के, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, नॉन लीनियर के या ट्राइबल के। तो ट्री और ग्राफ, जैसे अभी मैंने बताया कि जो ट्री और ग्राफ हैं वो आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। साथ के साथ भाई आप भी जो है अपना आंसर चेक कर सकते हो और वीडियो के लास्ट में बता सकते हो कि आउट ऑफ जो है आपके इतने में से कितने मार्क्स आए हैं। ओके, ये सबका है भाई, जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए है। नेक्स्ट देखो, द टू पार्ट्स ऑफ एडीटी आर। एडीटी, तो अब यहाँ पर एडीटी आता है कि एडीटी होता क्या है। तो एडीटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। थोड़ा इसको समझ लेते हैं ताकि जो है आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपके होते क्या हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपको डेटा स्ट्रक्चर का तो पता ही है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करवाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करवाता है, मैनेज करवाता है, स्टोरेज करवाता है, ताकि हम अनेबल जो उसको एफिशिएंटली जो है असेस और मॉडिफाई कर सकें। नॉर्मल अगर सीधी भाषा में डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कहें तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो उस पर जो है फोकस करता है। पहला है आपका मैथमेटिकल लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, मैथमेटिकल लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट और व्यूज़। ठीक है, और सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर दो चीज़ों पे मेनली जो है फोकस करता है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करें तो जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो सिर्फ आपका क्या होता है, मैथमेटिकल लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल और व्यूज़ को ही करता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर को आप सी से भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। आपने देखा है ना कि डेटा स्ट्रक्चर इन सी, फिर डेटा स्ट्रक्चर को आप जावा से, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, इन सब में भी करवा सकते हो। तो लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में नहीं करते। ओके, अब थोड़ा रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख लो एब्स्ट्रैक्ट का। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आपका मोबाइल फ़ोन, जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हो तो उसमें होता है कि इसकी जो रैम है वो 8 GB की है। ठीक है, इसका जो कैमरा है वो ड्यूअल कैमरा है, फ्रंट और जो फ्रंट है वो इतने उसका है, ठीक, इतने मेगापिक्सल का है, बैक जो है वो इतने मेगापिक्सल का है। उसके बाद इसमें जो प्रोसेसर है वो इतने गीगाबिट्स का है, एंड्रॉयड जो है वो अभी इतना वर्जन है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही जो है उसकी कोर्स देखी जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, ये आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब फ़ोन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का पार्ट नहीं है। क्लियर है भाई। ओके, अब ऑप्शन देख लो भाई, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप समझ में आया।
तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में डिक्लेरेशन होती है, डेटा एंड ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्या आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो? नहीं भैया, किसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी नहीं है, सिर्फ आप इसमें डिक्लेरेशन करते हो डेटा और ऑपरेशन के ऊपर। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, बाकी का जो है कोई भी यहाँ पर सही नहीं है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से रिलेटेड। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ के साथ भाई आप भी चेक करते हुए चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लिंक लिस्ट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपकी लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी नहीं है? ओके, लिंक लिस्ट आप सबको पता है क्या होती है। लिंक लिस्ट आपकी सर्कुलर भी होती है, सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं। तो लिंक लिस्ट क्या करता है कि एक नोड जो है वो अगली नोड के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यही होता है। और जो लास्ट नोड होती है वो नल को दिखाती है, ठीक है। लास्ट नोड नल कर देंगे तो समझ आएगा कि आपकी जो लिस्ट है वो खत्म हो गई है। तो सक्सेसिव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स, जो सक्सेसिव एलिमेंट हैं वो जो है पॉइंटर से कनेक्टेड होते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल कनेक्ट होंगे तभी तो एड्रेस को दिखाती है। यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट, हमें जो है मेनली यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो फोकस करना है वो नॉट के ऊपर, यानी कि डिसएडवांटेज के ऊपर फोकस करना है कि जो कौन सी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू नल, जैसा कि मैंने कहा कि जो लास्ट है, लास्ट वाले को हम नल दिखाते हैं ताकि हमें पता चल सके जो कि जो आपकी लिस्ट है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कि आप जो है इसके साइज को बढ़ा भी सकते हो, उसको कम भी कर सकते हो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोग्राम को। बिल्कुल भाई, आपकी जो लिंक लिस्ट होती है वो डायनामिक होती है, एरे की तरह स्टैटिक नहीं होती। तो आप जो है इसको बिल्कुल भाई श्रिंक कर सकते हो, जो है ग्रो कर सकते हो उसके साइज को अकॉर्डिंग टू जो है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टीज है, ये भी है, ये भी सब क्या है, पॉजिटिव सेंस में है ना। कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड अंटिल सिस्टम मेमोरी एग्जॉस्ट, जब तक हम इसको कर सकते हैं जब तक आपकी मेमोरी एग्जॉस्ट नहीं होती, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है आपका, ये सारे भी आपके ट्रू हैं, ये सारी इसकी क्या है प्रॉपर्टी है, वेस्ट मेमोरी स्पेस। इसमें क्या होते हैं आपके जो मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट हो जाते हैं एंड टेक सम एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर्स, ये जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी को जो है लेती है। तो ये आपकी एक तरीके से डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो एक अच्छाई में ही बताई जाती है, यानी कि उसकी जो पॉजिटिविटी है या उसके जो पॉजिटिवनेस है या फिर आपके बारे में कहिए आपकी करैक्टरिस्टिक्स बताओ, आपके बारे में आपकी जो प्रॉपर्टीज, ये तो नहीं है कि आपकी जो गलत चीज़ें हैं वो आने लग जाएंगी। जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो जहाँ पर नेगेटिव आ गई तो वो आपकी खामियों में आ जाएगी, आपकी डिसएडवांटेज में आ जाएगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, और ये जो है एक नेगेटिव सेंस में बनता है, जो कि इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है, ना कि प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर आ जाएगा ई, और ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। देखो लिंक लिस्ट में जो है हमारी मेमोरी स्पेस जो है वो हम वेस्ट नहीं करवाते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायनामिक एरे इज ऑल्सो नोन एज, डायनामिक एरे जो है मतलब जो डायनामिक एरे है, डायनामिक एरे क्या होता है, स्टैटिक एरे वो होता है जहाँ पर आप एरे के साइज को फिक्स रखते हो, मतलब एक बार अगर आपने साइज जैसे ये दे दिया कि ये 5 उसका है, ठीक है, आप उसको बाद में लास्ट टाइम पे आपको जैसे जो है 7 एलिमेंट स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको लास्ट टाइम पे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन डायनामिक में क्या होता है, आप उसको ग्रो करवा सकते हो, उसको आप रीसाइज करवा सकते हो, ठीक है। तो उसका पूछा है कि क्या और नाम है, तो ग्रोएबल एरे बिल्कुल भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। रीसाइजेबल, साइज को बढ़ा सकते हैं, साइज को कम कर सकते हैं। डायनामिक टेबल बिल्कुल भाई, तो लेकिन जो रीचेबल लिस्ट और कलेक्शन लिस्ट होता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देख लो भाई कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्लियर है भाई आपका जो 5th और 6th क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन लिंक लिस्ट ऑपरेशन, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो मेन लिंक लिस्ट ऑपरेशन हैं। देखो भाई, कोई भी काम हो उसमें जो चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन जो होते हैं, एक तो नेसेसरी होता है, बिल्कुल भाई ये तो मेन होंगे ही होंगे, इनके बिना जो है आप काम नहीं कर सकते। और एक होते हैं आपके ऑक्सिलरी, मतलब भाई हो भी तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा जो ऑपरेशन होते हैं वो, लेकिन जो मेन ऑपरेशन होते हैं वो अलग होते हैं, ऑक्सिलरी जो ऑपरेशन होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है मेन लिंक लिस्ट ऑपरेशन की। तो क्वेश्चन अगर मेन लिंक लिस्ट ना आके और पूछ ले कि ऑक्सिलरी ऑपरेशन क्या होते हैं, तो ऑक्सिलरी वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होते हैं, मतलब हो ठीक है।
अब देखो, इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द लिस्ट। अब आपने कोई लिस्ट बनाई है और उसमें आपको ये जो है एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, तो क्या ये जो है मेन ऑपरेशन है? बिल्कुल भी। जब तक आप लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं करवाओगे तो किस तरीके से आपका काम चलेगा? क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द लिस्ट, बिल्कुल भैया आपको जो है एलिमेंट को इंसर्ट करना ही करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। डिलीट एंड रिटर्न द स्पेसिफाइड पोजीशन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। आप जो है डिलीट कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, बिल्कुल भी आप जो है पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो, उसकी जो पोजीशन है उसको जो है वापस से रीसाइज रिटर्न करवा सकते हो, रीसाइज करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये आपके मेन ऑपरेशन है भाई, ठीक है। उसके बाद है डिलीट लिस्ट विच रिमूव ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। बोल रहा है आपको, आपने लिस्ट को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया और सारे के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो भाई क्या ये मेन ऑपरेशन है कि आप सारे एलिमेंट को डिलीट करवा दो? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एलिमेंट को डिलीट करो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये आपका ऑक्सिलरी में आ जाएगा। काउंट विद रिटर्न द नंबर ऑफ इन द लिस्ट, मतलब आप काउंट कर रहे हो और जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करवा रहे हो, तो ये भी आपका ऑक्सिलरी है, कोई कंपल्सरी नहीं है, मेन ऑपरेशन नहीं कह सकते आप। फाइंड nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, आपको जो है nth नोड को फाइंड करना है एंड लिस्ट से, तो ये भी आपका कोई जो है कंपल्सरी नहीं है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपके जो है ऑक्सिलरी ऑपरेशन है। कैसे ऑपरेशन है? ऑक्सिलरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा मेन ऑपरेशन का, वो होते हैं आपके फर्स्ट और सेकेंड, इंसर्ट करवाना, डिलीट करवाना, ठीक है। तो आपका फर्स्ट और सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है भाई? ओके तो यहाँ से जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। साथ के साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, द लिंक ऑफ द लास्ट नोड इज द लिस्ट इज नल विच इंडिकेट। बोल रहा है कि आपने जो है लास्ट नोड को क्या कर दिया? नल कर दिया। मतलब आपके पास एक लिंक लिस्ट है और उसने आपने लास्ट नोड को नल बता दिया, तो क्या होगा? आप क्या इंडिकेट करेगा कि जो लिस्ट है वो एंड हो गई? बिल्कुल भाई यही इंडिकेट करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप लास्ट नोड को नल कर देते हो तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारी लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। सेकेंड ऑप्शन देखो, द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, आप लिस्ट को स्टार्ट करवा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ही नल देकर उसको स्टार्ट नहीं करवाते, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। रेफरेंस ऑफ द नोड, रेफरेंस क्या होता है कि हर एक नोड को जो है हम रेफरेंस देख रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को बता रहे हैं, तो ये तो हर जितने भी एलिमेंट आपके अंदर लिस्ट में हैं आप सभी पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, तो नन ऑफ तो नहीं है, ऑल भी नहीं है, क्योंकि बी और सी तो नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड भी। द लिस्ट लेंथ फंक्शन टेक्स लिंक्ड लिस्ट। बोल रहा है जो लिस्ट लेंथ है फंक्शन जो है वो आप बताता है लिंक लिस्ट में वो क्या होगा? काउंटर लगाओगे भाई, काउंटर्स नहीं करते, काउंटर्स लगा के हम काउंट नहीं करते। नेक्स्ट देखो, इनपुट, आप इनपुट दोगे और काउंट करोगे नंबर ऑफ नोड इन द लिस्ट। बिल्कुल भाई आप इनपुट दोगे और नंबर ऑफ नोड को काउंट करोगे कि कितनी है आपकी नंबर ऑफ नोड जो है लिस्ट के अंदर, तो बी ऑप्शन सही है। आउटकम करोगे, आउटकम नहीं की जाती, इनपुट दी जाती है। चेक द ट्रैवर्सल ऑफ द लिस्ट, इनपुट करना और कलेक्ट करना नहीं भाई, नन ऑफ दैम। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्कैनिंग द लिस्ट ऑफ साइज एन इन द लिंक लिस्ट इज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी है आपसे, आप जो है स्कैनिंग करवा रहे हो लिंक लिस्ट को, ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है और आपने क्या किया? आप जो है स्कैनिंग करवा रहे हो लिंक लिस्ट के साइज को, तो उसमें जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहने वाली है? तो बोल रहा है कि एन साइज़ की लिस्ट है, एन साइज़ की लिस्ट है और आप सारी की सारी लिस्ट को स्कैन करवाओगे तो ऑब्वियसली जो टाइम लगेगा वो ओ ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ठीक है। अगर एक को करवा रहे हो तो एक लगेगा, 2 को, 3 को, इस तरीके से अप टू सो वन एन करवा रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? भी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ओके 11th क्वेश्चन देखो भाई, समझ आ रहा है? अगर देखो क्लास अच्छी लगे तो सारे बच्चे जो हैं कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आगे के जो 20 दिन और होने वाले हैं वो आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और अच्छे हों, ठीक है। और मैं आपको और मेहनत करूं ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द इंसर्शन केस इनटू अ सिंगल लिंक लिस्ट। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंसर्शन केस नहीं है, मतलब आप नहीं करवा सकते जो है सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर। नॉट पूछा है, इंसर्टिंग अ न्यू नोड बिफोर द हेड,
जो है आप न्यू नोड को इंसर्ट करवा सकते हो बिफोर द हेड, बिल्कुल भी हेड से पहले जो है आप कोई भी नोड को इंसर्ट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर द हेड, हेड के बाद आप किसी नोड को इंसर्ट नहीं करवा सकते सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, तो ये नहीं होगा। नॉट पूछा है तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब सेकेंड देखो, ओनली बी भी है, थर्ड भी है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं अभी। इंसर्टिंग अ नोड बिफोर द टेल, आप जो है नोड को इंसर्ट करवा रहे हो बिफोर द टेल, तो आप किसी भी नोड को बिफोर द टेल इंसर्ट नहीं करवा सकते, आफ्टर द टेल करवा सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड और थर्ड नहीं होगा। आगे देखो, इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर द टेल, बिल्कुल भी आफ्टर द टेल हम करवा सकते हैं। इंसर्टिंग अ नोड एट द मिडल ऑफ द लिस्ट, बिल्कुल भी मिडल में भी करवा सकते हैं। तो नॉट पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा डी, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि आपका आंसर है भाई सेकेंड और थर्ड। 12th क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्लेक्सिटी टू डिलीट द नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट इन द लिंक लिस्ट। आपको जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है भाई, और आप जो है लिस्ट के एंड में से जो है क्या करवा रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर पा रहे हो, तो वही है एंड है, तो ऑब्वियसली एन नंबर ऑफ जो है आपके पास लिस्ट हो गई, तो कितना टाइम लगेगा भाई आपको, ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन, इन सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट, बोल रहा है सिंगल लिंक लिस्ट है और डबल लिंक लिस्ट है, एंड ऑफ द लिस्ट आर इंडिकेटेड, जो एंड है लिस्ट के वो क्या इंडिकेट करेंगे, रेफरेंस नोड, नल वैल्यू, पॉइंटर वैल्यू, ऑल ऑफ देम। क्या बताएंगे भाई, आपको रेफरेंस नोड बताएंगे, नल वैल्यू बताएंगे, पॉइंटर बताएंगे, दोनों में सेम बताना है आपको। तो जो आपकी लिस्ट होती है, जो पर्टिकुलर नल वैल्यू, तो एंड लास्ट वाली नोड को आप नल दिखाते हो, और ये आप सिंगल में भी करते हो और डबल को भी करते हो। जब आपको डबल लिंक लिस्ट खत्म करनी होती है तब भी आप नल को दिखाओगे, जो है डिफाइन करोगे, इंडिकेट करोगे, और जब आप सिंगल लिंक लिस्ट को भी खत्म करोगे तो आप नल से ही करवाओगे। ठीक है, तो नल वैल्यू यहाँ पर करवाते हैं, रेफरेंस नोड तो भाई करवाते ही हैं, और पॉइंटर वैल्यू ये तो होता। अब तो यहाँ पर जो है आप मेन जो दोनों में जो सेम होता है वो क्या होता है, नल वैल्यूज। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ओके, 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट, बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट डू नॉट हैव एंड, जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसका कोई एंड नहीं होता, बिल्कुल भाई। सर्कल से ही आप समझ पा रहे हो कि एक सर्कल में लिस्ट है, तो इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है कोई भी जो है इसका आप नहीं कह सकते कि कौन सा एंड शुरू है कौन सा खत्म है, तो कोई एंड नहीं है इसका। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा अगेन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा अगेन स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई एंड नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये ट्रू है भाई। वाइल ट्रेवर्सिंग द सर्कुलर लिस्ट वी हैव शुड केयरफुल, अदरवाइज वी विल ट्रैवर्सिंग द लिस्ट इनफाइनेटली। क्या बोल रहा है कि जब आप किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कब जो है आप उसको फिर से जो है स्टार्ट कर दो, और आपने सोचा कि एक बार ही ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, अब एक देखो, ये आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है, अब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं एंड में पहुंच गई। आप जैसे ही एंड में पहुंचोगे आप वापस से स्टार्ट हो जाओगे। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वापस से जो आपकी जो लिस्ट है वो ट्रैवर्स होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, इच नोड हैज़ अ सक्सेसर, हर एक नोड का सक्सेसर होता है, तो बिल्कुल सही है, अभी हर एक नोड का सक्सेसर होगा, तो ये भी आपका क्या होता है, ट्रू होता है। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो नोड विद नल पॉइंटर इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, यहाँ पर कोई भी नोड नहीं होती कि आप नल पॉइंटर इन अ, यहाँ पर जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप जो है नल नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है उसका एंड होता ही नहीं है, तो नल हम नहीं दिखाते हैं। तो सारे ही चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट हैं, लेकिन इसमें पूछा था इनकरेक्ट, पर इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तो ऑप्शन दे रखे हैं, बी भी नहीं होगा। सी बोल रहा है ऑल और करेक्ट, बिल्कुल भी सारे के सारे आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो ऑल इनकरेक्ट तो नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अभी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझ पा रहे होगे। 15 क्वेश्चन देखो भाई, 15 क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट वी असेस द एलिमेंट यूजिंग द, बोल रहा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप जो है एलिमेंट को असेस कर रहे हो किसके थ्रू, टेल और हेड के थ्रू कर रहे हो, टेल के थ्रू कर रहे हो, हेड के थ्रू कर रहे हो। तो यहाँ पर जब हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को असेस करते हैं तो हम हेड नोड से करते हैं, किससे करते हैं, हेड नोड से। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है।
16 क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे इज दैट इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट एनी लोकेशन। बोल रहा है कि बिगेस्ट एडवांटेज बतानी है आपको लिंक लिस्ट की, जब आप एरे को इंसर्ट करवाते हो किसी भी एलिमेंट के अंदर एट एनी लोकेशन, टेक्स ओनली ऑर्डर वन टाइम, क्या करती है, सिर्फ ऑर्डर वन टाइम लेती है। हाउ इट टेक्स ऑर्डर एन टू सर्च ऑफ एन एलिमेंट, और ऑर्डर एन लेती है जब आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो देर इज अ सिंपल वेरिएशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट कॉल्ड, आप इसको क्या कहोगे, रोल्ड लिस्ट कहोगे, अनरोल्ड कहोगे, डबल कहोगे, एडवांस लिंक लिस्ट कहोगे, क्या कहोगे भाई। तो इस टाइप की लिंक लिस्ट को हम अनरोल्ड लिंक लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17th क्वेश्चन, डैश इन डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बोल रहा है कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है और आप क्या करवा रहे हो, कैन बी यूज टू अल्टरनेटिव, आप जो है उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हो बैलेंस बाइनरी ट्री का। तो क्या यूज़ करोगे, लिंक लिस्ट का, स्किप लिस्ट का, डेटा लिंक लिस्ट और सर्कुलर। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे स्किप लिस्ट का। कौन सी लिस्ट का भाई, स्किप लिस्ट का यूज़ करेंगे बाइनरी बैलेंस बाइनरी ट्री की जगह। ओके, 18 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की लिमिटेशन क्या है, स्टैक की कमियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बोल रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक मस्ट फर्स्ट बी डिफाइंड, आपको जो है मैक्सिमम साइज जो है स्टैक का पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, एंड कैन नॉट बी चेंज, आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। देखो आप सबको पता है स्टैक, ये आपका स्टैक होता है, ठीक है। ये यहीं से आप इंसर्ट करवाते हो, यहीं से आप डिलीट करवाते हो। इंसर्ट करने को आप पुश कहते हो और डिलीशन करने को आप पॉप कहते हो, यही होता है, ठीक है। इस जो ये आपका जो जिस एंड से आप करवाते हो उसको आप टॉप कहते हो। बोल रहा है कि जब आप स्टैक को डिफाइन करते हो तो आपको इसका साइज़ को भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आप घर में अगर रियल लाइफ के कहूँ कि आप डब्बे लेकर आते हो, कोई 1 किलो का होता है, कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 4 किलो का, कोई 5 किलो का, ठीक है। आटे के लिए अलग अलग डब्बे होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, चीनी और जो आपके चावल होते हैं उनके लिए बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, 5 किलो 10 किलो, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जो है इसके साइज़ को भी डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन लास्ट टाइम पे अगर मुझे इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा कम करना है, तो फिर वो जो है स्टैक फुल अंडरफ्लो ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, लेकिन हम उसके साइज़ को नहीं कर सकते। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी डिसएडवांटेज ही आप कह सकते हो, ठीक है। इट कैन नॉट बी चेंज ट्राइंग टू पुश एन न्यू एलिमेंट, मतलब आपका स्टैक जो है वो फुल हो चुका है और आप नए एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं, तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी, कि भाई आपका स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है और आप न्यू एलिमेंट को नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो होगा, बाकी बी और सी भी देख लो भाई है क्या। द एरे सॉर्ट स्टोरिंग द एलिमेंट, स्टैक एलिमेंट बोल रहा है एरे जो है जब आप स्टैक को स्टोर करवाता है, मेस बिकम फुल, अगर फुल हो जाए तो पुश ऑपरेशन विल दैम थ्रो अ फुल स्टैक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये तो इसकी जो है लिमिटेशन नहीं है, इसकी जो लिमिटेशन होगी वो यही होगी, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंट साइज इज एन ऑक्सिलरी स्टैक ऑपरेशन। ऑक्सिलरी वही होते हैं जो आपके भाई मेन ना होके, रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, आप रिटर्न करवा रहे हो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को बिना किसी रिमूव, रिटर्न द एलिमेंट स्टोर्ड इन द स्टैक, indicates whether any element are stored in stack or not, indicate whether the stack is full or not, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी बताना है। तो यहाँ पर जो है आप रिटर्न करवाते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर्ड, जब आप स्टैक के अंदर स्टोर करवाते हो, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 20 क्वेश्चन देखो, अटेम्प्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन मे समटाइम कोज एन एरर कंडीशन कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि जब आप किसी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन को करते हो तो कॉज एन एरर कंडीशन, एरर को बताता है, कॉल्ड उसको क्या कहोगे, एडीटी कहोगे, स्टैक कहोगे, एक्सेप्शन कहोगे, ओवरफ्लो कहोगे, क्या कहोगे। तो क्या कहेंगे भाई, जब आप अटेम्प्ट करवा रहे हो एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन में सम टाइम कॉज, मतलब कौन सी जो है उसके अंदर एरर आती है, तो उसको आप कहते हो भाई स्टैक, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसमें से ऐसी कौन सी है जो आपकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो ये आपकी डायरेक्ट होती है ना कि इनडायरेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन कॉल, ये भी आपकी जो है डायरेक्ट है। फाइंडिंग ऑफ स्पैन्स इन स्टॉक मार्केट, ये भी आपकी क्या है भाई, सैमुलेटिंग क्यू। सैमुलेटिंग क्यू का मतलब ये है कि आप स्टैक के साथ साथ जो है, स्टैक के साथ आप जो है क्यू को भी इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हो,
तो आपका क्वेश्चन आता है ना कि आप जो है कितने स्टैक यूज़ करो कि क्यू की जैसे बिहेव करे, तो ऑब्वियसली 2 स्टैक का यूज़ करेंगे। कितने क्यू यूज़ करें कि स्टैक की तरह बिहेव करे, तो 2 ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, तो ये ध्यान रखना। तो जो सिमुलेटिंग क्यू है ये यहाँ पर इसकी जो है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है, ना कि डायरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी डी ऑप्शन। ओके 22 क्वेश्चन देखो, इन जर्नल लाइन ऑफ पीपल और थिंग्स वेटिंग टू बी सर्व्ड, बोल रहा है कि ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। लाइन ऑफ पीपल, एक पीपल की लाइन है, इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके से लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। सिक्वेंशियल ऑर्डर, सिक्वेंशियल में भी पहले ये आया, ये खड़ा हो गया, फिर ये आया, फिर ये खड़ा हो गया, फिर ये, इस तरीके से सीक्वेंस में खड़े हुए हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और सीक्वेंस, दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल अभी इस तरीके से जो पहले आया, अब ये जैसे ये आपकी जो है काउंटर लगा लो, टिकट काउंटर लगा लो भी जो है रेलवे का, और जैसे ही इसको टिकट मिली, ये यहाँ से चला जाएगा, अब ये आ जाएगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, ये पहले आया पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा, ठीक है। तो ये किसका होता है अभी, आपका क्यू का होता है। क्यू आपका क्या होता है, क्यू कहता है कि भाई पहले जो आएगा वो पहले ही जाएगा, और स्टैक कहता है जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, और जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो क्यू में भाई इंसर्शन और डिलीशन होता है, ठीक है। इंसर्शन जिससे करते हैं वो एन क्यू होता है, और डिलीशन जिससे कहेंगे उसको डी क्यू कहते हैं। क्लियर है भाई। इसमें भी 2 होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक आपका रियर एंड होता है। फ्रंट से आप इंसर्ट करवाते हो और रियर से आप डिलीट करवाते हो, ठीक है। सॉरी फ्रंट से हम रियर से हम इंसर्ट करवाते हैं, फ्रंट से हम डिलीट करवाते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारा 23 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो भाई आप साथ के साथ पूछते हुए जाना, बार बार कहती हूँ आपसे मैं। ओके 23 क्वेश्चन देखो, डी क्यूइंग एन एम्प्टी क्यू इज कॉल्ड डैश एंड एन क्यूइंग एन एलिमेंट इन अ फुल क्यू इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि डी क्यू मतलब मैंने आपको बताया था, डी क्यू होता है जब आप डिलीट ऑपरेशन लगाते हो। डी क्यूइंग इज एन एम्प्टी क्यू, आप डी क्यू ऑपरेशन लगाया एम्प्टी क्यू के अंदर, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी भाई, अंडर फ्लो की। और एन क्यू इज कॉल्ड, और एन क्यू इज एन एलिमेंट इन फुल क्यू, तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, ओवरफ्लो की, ठीक है। तो किसकी कंडीशन होगी, जब आपका क्यू भरा हुआ हो, ठीक है। ये आपका क्यू है और ये फुल है भाई, ये फुल है, इसमें सारे एलिमेंट आ चुके हैं, और आप इसमें और इंसर्ट करना चाहते हैं और एन क्यू करना चाहते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो, ठीक है। और ये आपका खाली है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और आप इसमें से कुछ डिलीट करना चाहते हैं। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट कहाँ से करोगे, तो ये कंडीशन होती है आपकी अंडर फ्लो की। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे इन क्यू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अकॉर्डिंग टू एरे इन क्यू, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है भाई, देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका एग्जामिनर ने ऐसा पूछा है कि आपको ये लगेगा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बहुत बड़ा लग रहा है, लंबा चौड़ा सा, और एक लग रहा है छोटा चुटकू सा कि भाई आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरे इम्प्लीमेंटेशन यूज्ड इन क्यू। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि हम एरे को इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं किसके हेल्प से, क्यू की हेल्प से, और यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो क्वेश्चन भी बड़ा हो गया, इसके ऑप्शन भी बड़े बड़े दे दिए ताकि जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या पूछ लिया, ठीक है। तो ये मैंने दोनों सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाले ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जामिनर जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है हम किस तरीके से करवा सकते हैं, सिंपल एरे से नहीं भाई, 2 डायमेंशन से, मल्टी डायमेंशन नहीं भाई, हम जो है सर्कुलर एरे से करवाते हैं, ठीक है। सर्कुलर से करवाएंगे ताकि जो है हम मेमोरी को सेव कर सकें, ठीक है, मेमोरी को क्या कर सके, सेव कर सके। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ ताकि अच्छे से समझ सको। तो सर्कुलर एरे इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्यू इज नॉट एफिशिएंट, मैंने बोला कि एफिशिएंट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो है मेमोरी को बचा सके, ठीक है। इसने बोला नॉट, तो ये तो ट्रू होगा नहीं। एफिशिएंट एज द इनिशियल स्लॉट ऑफ देन एरे गेट जो है आर गेटिंग वेस्टेड, तो नहीं भाई ये तो हम यूज़ करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो यूज़ होगी। तो ये तो आपकी जो है ट्रू था, लेकिन फॉल्स बन गया नॉट की वजह से। सिंपल एरे इम्प्लीमेंटेशन फॉर कोई क्यू इज नॉट एफिशिएंट एज द इनिशियल स्लॉट ऑफ द एरे मेमोरी गेट वेस्टेड। तो ये बिल्कुल सही है कि आप सिंपल एरे को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल एरे को कैंसिल किया, 2D को कैंसिल किया, मल्टी डायमेंशन एरे को कैंसिल किया, ऐसे ही जो है सिंपल एरे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो ये ट्रू है भाई, एरे इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्यू इज एफिशिएंट नहीं होता,
ठीक है, एफिशिएंट नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो गया। सिंपल एरे एलिमेंट इज फॉर क्यू इज नॉट एफिशिएंट एज इनिशियल स्लॉट ऑफ एन एरे गेटिंग यूज्ड। नहीं भाई, जो इनिशियल जो स्लॉट्स हैं वो वेस्ट होते हैं, ना कि यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेमोरी की वेस्टेज होती है आपकी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। समझ में आया भी? दो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से डिफरेंट जो है, सिर्फ एग्जामिनर ने क्वेश्चन का पूछा तरीका अलग है, लेकिन टॉपिक आपका सेम है, सेम टॉपिक पे सेम जो है उस पर सेम क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन कंफ्यूज होंगे तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हायरार्किकल नेचर ऑफ स्ट्रक्चर इज अ ग्राफिकल फॉर्म इज कॉल्ड। बोल रहा है आपको ने क्या है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हायरार्किकल नेचर। हायरार्किकल किस में होता है? इस तरीके से हायरार्किकल नेचर है, होता है कि नहीं होता? ये हायरार्की कहाँ पर बनती है? ट्री के अंदर। तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्री। ओके, इन ट्री एडीटी, अब इन ट्री के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम, ठीक है, क्या होता है? तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो आपका क्या होता है भी, जो है इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है ट्री के अंदर। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भी वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपके सिंगल वन लाइनर हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। द सेट ऑफ ऑल नोड एट द गिवन डेप्थ इज कॉल्ड। आपने क्या किया, सारी की सारी नोड को क्या कर दिया, सेट करवा दिया ऑल नोड्स को एट द गिवन डेप्थ में, इज कॉल्ड क्या कहेंगे? लेवल ऑफ ट्री, डिग्री ऑफ ट्री। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो है एक वो सारी की सारी नोड की क्या है, डेप्थ है, तो उससे हम लेवल ऑफ ट्री बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ट्री का लेवल बता सकते हैं, कौन सी लेवल की आपकी ट्री है, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग रूट ऑफ द ट्री। इसमें से कौन सा ट्रू है भाई आपका रूट के रिगार्डिंग? रूट इज रूट ऑफ ट्री इज नोड विद नो पेरेंट्स। जो रूट है उसके पेरेंट्स नहीं होते, बिल्कुल सही है भाई। अब ये आपकी ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो रूट नोड है ये आज तो जीरो से स्टार्ट होती है। क्या इसके पेरेंट्स है? क्या इसके ऊपर कोई है? पेरेंट्स तो तभी होंगे, जैसे बी और सी का पेरेंट कौन है? ए है, ठीक है, लेकिन ए का कोई पेरेंट है नहीं भाई। ये हमेशा होता है जब जो भी आपकी रूट नोड होती है उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 29 क्वेश्चन देखो भाई, द रूट नोड इज एट लेवल। जो रूट नोड है वो कौन से लेवल पर होती है? तो ये जो है ये इस तरीके से, ये रूट नोड हमेशा जो है वो आपके जीरो लेवल पे, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई नोड होती तो फिर इसका लेवल चेंज हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी कोई नोड नहीं आती, क्योंकि रूट नोड का क्या होता है, कोई पेरेंट नहीं होता है, हमेशा वो एक जीरो लेवल पर होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 30th क्वेश्चन देखो, इफ एवरी नोड हैज़ राइट चाइल्ड। हर एक नोड का जो है सिर्फ और सिर्फ राइट चाइल्ड होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में करवाई हैं भाई। हर एक नोड का जो राइट चाइल्ड होता है इस तरीके से कि नोड सिर्फ जो है राइट साइड, यानी कि सीधे साइड ही झुकी रहे हमेशा, तो इसको आप राइट स्क्यू ट्री कहते हो। क्या कहते हो? राइट स्क्यू ट्री। और अगर आपकी नोड लेफ्ट में ही झुकी रहे तो आप इसको लेफ्ट स्क्यू ट्री कहोगे। क्या कहोगे? लेफ्ट स्क्यू ट्री। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी सी ऑप्शन। बोल रहा है ट्री इज कॉल्ड बाइनरी ट्री इफ इच नोड हैज। ट्री को आप बाइनरी ट्री कब कहोगे? जीरो चाइल्ड होंगी, वन चाइल्ड होगी, टू चिल्ड्रन होंगी, तो बाइनरी ट्री कब कहेंगे? बाइनरी ट्री में क्या होता है? जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है। तो जीरो चाइल्ड है तो भी आपका बाइनरी ट्री होगा, वन होगा तो भी, टू भी होगा तो भी। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा अभी सी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 22 देखो, एम्पटी ट्री इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। क्या एम्पटी ट्री जो है वो आपका बाइनरी ट्री होता है? बिल्कुल भाई, जीरो चाइल्ड, इस तरीके से कि कोई चाइल्ड ही ना हो, सिर्फ ये है। तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड? तो बिल्कुल भाई आपका वैलिड है, ये आपका बाइनरी ट्री है, तो आप इसको क्या कहोगे? वैलिड कहोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाइनरी ट्री इज कॉल्ड स्टिक बाइनरी ट्री विच नोड हैज। बाइनरी ट्री को जो है आप स्टिक जो है बाइनरी ट्री कब कहोगे? जब दो चिल्ड्रन होंगे इस तरीके से, या फिर कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो ये भी आपका जो है बाइनरी ट्री है, ये भी आपका बाइनरी ट्री है, तो बोथ ए और बी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखो, रिवीजन फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब जो है हम कुछ रिवीजन करने वाले हैं भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से बूस्ट कर सको। और एक क्लास और हम डेटा स्ट्रक्चर पर लेने वाले हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी काफ़ी कुछ है भाई आपके लिए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।
और अभी जो है हम कुछ रिवीजन करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी रिवीजन करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एन क्यू ऑपरेशन। आप क्या करवा रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हो एन एन ऑपरेशन पे एन क्यू मतलब इंसर्ट करना, इंसर्ट कर रहे हो आप एलिमेंट को, एन एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो, और एन क्यू होता है इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी भाई, ऑर्डर एन। तो इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इस तरीके से। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यू, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यू की क्या होगी, ऑर्डर 1 होगी। अगर आप किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डी क्यू अगर आप इंसर्ट करवा रहे हो तो भी ऑर्डर 1। सिर्फ ये सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंसर्ट की बोले तो भी ऑर्डर 1, डिलीट की बोले तो भी ऑर्डर 1। आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है तो भी ऑर्डर 1, क्यू जो है वो आपका भरा हुआ है तो भी ऑर्डर ऑफ 1। क्या जो आपका क्यू है, क्यू का जो साइज बताना है तो भी ऑर्डर ऑफ एन, और आपको जो क्यू को डिलीट करना है तो भी ऑर्डर ऑफ एन। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम क्यू के अंदर, क्यू एन क्यू मतलब इंसर्ट, डी क्यू मतलब डिलीट, एम्प्टी मतलब आपका क्यू जो है वो खाली है, फुल क्यू का मतलब जो क्यू है वो भरा हुआ है। क्यू का यहाँ पर आप साइज बता रहे हो, यहाँ पर आप क्यू को डिलीट करवा रहे हो, ठीक है। तो इन सब में जो भी ऑपरेशन लगते हैं उसको आप ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी आपको आपकी यूज़ होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ एन आएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भाई ये पेज? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टैक की एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एग्जाम में आया है। दैट्स वाई जो है मैं आपको यहाँ पर कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना और अच्छे से नोट डाउन करना। ओके, सबसे पहला है बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स के लिए अभी आप जो है स्टैक का यूज़ करते हो, बिल्कुल करते हो। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए भी आप स्टैक का यूज़ करते हो। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बिल्कुल आप यूज़ करते हो। इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन कॉल्स, फंक्शन कॉल को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। फाइंडिंग ऑफ स्पैन्स इन स्टॉक मार्केट, पेज विजिटेड हिस्ट्री इन अ वेब ब्राउजर, अनडू सीक्वेंस इन टेक्स्ट एडिटर, मैचिंग टैग्स इन HTML और XML, इन सब के लिए आप यूज़ करते हो स्टैक का, जो कि आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है भाई ये, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ होती हैं और इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में से हर बार क्वेश्चन आया है, चाहे वो आपका TGT PGT एग्जाम में भी आता है और आपका नेट के एग्जाम में तो आता ही है, ठीक है। अब आ जाओ आप इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर फॉर अदर एल्गोरिथम लाइक ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, कंपोनेंट ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर, और आपका जो है सैमुलेटिंग क्यू। अभी ये क्वेश्चन आया था सैमुलेटिंग क्यू का, जो कि आपका इनडायरेक्ट था, ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। तो ये जो है आपके इनडायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाएंगी, ये आपके डायरेक्ट हो जाएंगी। डायरेक्ट यहाँ पे जो है इन्हीं स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिख के जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। अब देखो स्टैक ADT यानी कि स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये क्या होते हैं अभी। द फॉलोइंग ऑपरेशन मेक अ स्टैक एंड ADT फॉर सिंपलिसिटी अज्यूम द डेटा इन एन इंटीजर टाइप, ठीक है। तो मेन स्टैक ऑपरेशन, मेन जो स्टैक ऑपरेशन है वो कौन से होंगे भाई। पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, ये तो आप सबको पता है। मेन ऑपरेशन है भाई, इनके बिना तो आप स्टैक का काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि मैंने कहा ये मेन ऑपरेशन जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ऑक्सिलरी वो हैं जो ठीक है भाई होंगे तो भी ठीक है, नहीं जो आप एक्स्ट्रा में जो चीज़ें करते हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मान सकते हो। तो ये आपका स्टैक अभी अगेन बना लेते हैं। ये आपका इंसर्ट है, ये आपका डिलीट है। इंसर्ट करने को पुश कहेंगे, डिलीट करने को पॉप कहेंगे। तो ये दोनों के दोनों ऑपरेशन मेन है जब भी आप कोई स्टैक करते हो। और आपने बहुत सारे स्टैक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो वैसे क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए क्योंकि वो क्वेश्चन सबको आते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं यहाँ पर, ताकि उन क्वेश्चन को तो आप आराम से जो है एग्जाम में कर सकते हो। बाकी जब नेक्स्ट क्लास आएगी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की, यानी कि कल जो क्लास आएगी उसमें हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ओके, इंसर्ट डेटा ऑन टू स्टैक, इंसर्ट करना दैट इज पुश करना, डिलीट करना दैट इज पॉप करना, जो ये होता है ये आपका टॉप होता है, ठीक है। तो ये आपके मेन ऑपरेशन हो गए। ऑक्सिलरी ऑपरेशन क्या होंगे, इन टू टॉप रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। आप क्या करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को बिना किसी रिमूव के, मतलब आप उसको रिमूव नहीं कर रहे। इंट साइज रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर इन द स्टैक, मतलब आप साइज बता रहे हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी स्टैक इंडिकेट द नंबर ऑफ एलिमेंट आर स्टोर्ड इन स्टैक और नोट है, कितने हैं या नहीं है, ठीक है।
हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी आप बताओगे कि स्टैक आपका खाली भर पड़ा है या फिर उसके में कुछ है। फुल के अंदर आप बताओगे कि स्टैक आपका फुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सिलरी ऑपरेशन थे, ये आपके मेन ऑपरेशन थे, ठीक है। ये आपकी स्टैक की एप्लीकेशन थी जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपके जो है कॉम्प्लेक्सिटी थी। क्लियर है? ओके, अब लास्ट है भाई आपका ट्री के ऊपर, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो पूछ रहा है द रूट ऑफ ट्री इज नॉट, जो आपकी रूट है ट्री की, क्या उसका कोई पेरेंट होता है? उसका कभी भी पेरेंट नहीं होता। तो अगर एग्जामिनर आपको घुमाए, अगर एग्जामिनर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे ए का कभी भी पेरेंट नहीं होगा, कोई भी ट्री हो, बी और सी का पेरेंट ए है, लेकिन क्या जो आपकी रूट नोड है उसका कोई पेरेंट है? नहीं है, ठीक है। तो ए जो रूट नोड है उसका कोई पेरेंट नहीं होता। देयर कैन बी एट मोस्ट वन रूट नोड इन अ ट्री, हर एक ट्री के अंदर कम से कम एक रूट नोड तो होगी ही होगी। हर एक ट्री के अंदर एक रूट नोड तो होगी ही होगी। एंड एज रेफर्स टू द लिंक फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, क्या बोल रहा है? एज जो है वो रेफर कर रही है लिंक को, किससे भाई? पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये आपका पेरेंट कौन है? ये आपका पेरेंट है, ये रेफर कर रही है लिंक को किससे भाई? चाइल्ड के थ्रू, ठीक है। नोड विद नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड लीफ नोड, जो नोड जिसका कोई जो है अगेन लीफ नोड नहीं होती, कोई नोड नहीं होती जिसकी, वो क्या होती है? लीफ नोड होती है, ठीक है। अब देखो, क्या जी की कोई नोड है? नहीं भाई, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? लीफ नोड। डी की कोई नोड है? नहीं भाई, तो ये क्या बन जाएगी? लीफ नोड। एच की कोई नोड है तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी? लीफ नोड बन जाएगी, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग, सेम पेरेंट के जैसे एक ए सेम पेरेंट है और ये जो बी और सी हैं वो क्या बन गए? सिबलिंग बन गए। बी जो है वो आपका क्या है? सेम पेरेंट है। डी और ई क्या बन गए? पेरेंट, सॉरी क्या बन गए? सिबलिंग बन गए, ठीक है। लेकिन ई और एफ सिबलिंग नहीं बनेंगे क्योंकि इनका जो रूट नोड है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है भाई। नोड पी इज एन एंसेस्टर ऑफ नोड क्यू। If there exists a path from root to Q and P appear on the path, the node Q is called descendant of P, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल नोड एट गिवन डेप्थ इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ट्री। जस्ट अभी हमने देखा था कि अगर हमें डेप्थ दे रखी है तो हम क्या बता सकते हैं? लेवल ऑफ ट्री बता सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी भी वो सारी की सारी नोड की डेप्थ दे दी तो मैं लेवल ऑफ ट्री आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। रूट नोड जो होती है वो आपकी 0 लेवल पे होती है। द डेप्थ ऑफ नोड इज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम द रूट टू नोड, बोल रहा है कि जो डेप्थ है आपकी नोड की तो वो आपकी लेंथ बताती है पाथ फ्रॉम रूट टू नोड, ठीक है। हाइट ऑफ अ नोड, जो हाइट होती है किसी भी नोड की, वो लेंथ फ्रॉम पाथ फ्रॉम रूट नोड टू डिपेस्ट नोड। देखो भाई, डेप्थ में और हाइट में क्या डिफरेंस होता है ये हमेशा क्लियर रखना, क्योंकि समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डेप्थ होती है किसी भी नोड की, डेप्थ ऑफ अ नोड इज लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू नोड, रूट से नोड। और हाइट जो होती है वो हम नोड से लेके जो आपकी डिपेस्ट नोड होती है वहां तक हम हाइट निकालते हैं। क्लियर है भाई? इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। ये डिपेस्ट नोड आ जाएगा, वो आपकी नॉर्मल नोड होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ एवरी नोड इन अ ट्री हैज ओनली वन चाइल्ड, मतलब अगर आपका जो ट्री है, हर एक ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड हो, तो व्हेन वी ऑल सच ट्री स्क्यू ट्री, जैसे ये इस तरीके से, मतलब एक ही चाइल्ड हो, मतलब इसका एक ही चाइल्ड, इसका भी एक ही चाइल्ड, जैसे ये ज़रूरी नहीं है इसी साइड से, आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। सॉरी, मैंने दोनों साइड लगा दिया, समझो, ये फिर ये और फिर इसके ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या होता है? ये स्क्यू ट्री होता है। क्या होता है? स्क्यू ट्री, कि हर एक नोड की जो है एक ही चाइल्ड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड, डॉट ये मैटर नहीं करता, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन चाइल्ड वो एक ही है, तो वो आपका स्क्यू ट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ एवरी नोड हैज़ लेफ्ट चाइल्ड, हर एक नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड हो, जैसे ये लेफ्ट की जो आपका ट्री है वो लेफ्ट साइड ही झुका हुआ है, लेफ्ट साइड ही झुका हुआ है, राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो वो आपका लेफ्ट स्क्यू ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट स्क्यू ट्री। अगर आपका ट्री जो है वो राइट साइड है इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा? राइट स्क्यू ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट स्क्यू ट्री। क्लियर है भाई? तो इसी के साथ जो है आप हमारा जो आज का डे 1 है, यानी कि आज का हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो होता है कंप्लीट। आई होप आपने आज की फर्स्ट क्लास को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको डे 1 कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से डे 1 बनाया है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब कमेंट करके बताएं कि आपको डे 1 की क्लास बहुत अच्छी लगी। आपने जो इस क्लास में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही, आपको थोड़ा बहुत कुछ तो आया, जो मैंने यहाँ पर करवाया है कुछ इंपॉर्टेंट लगा। और इसी के साथ जो है 20 दिन भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं पहले उनको कवर अप करेंगे, और फिर हम सारे जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको ही हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट के, ताकि जो है आप 50+ क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कर सको। यानी कि हमारा जो टारगेट है वही हमारा 100+ का है। अगर 100+ आप यहाँ से कर लेते हो इन 21 दिनों में, 21 दिन की क्लास में, बाकी आप खुद कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।